दूसरे दिन वलीमे की तकरीब थी। वलीमा भी हाल ही में किया गया था। फरहीन और शहला दोनों ही दुल्हन बनी कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों की तकरीब एक ही हाल में मुनक्किद की गई थी। प्रीशी और सारिया ने आज के लिए एक जैसे ड्रेसेस बनवाए थे। सफ़ेद कलर के मोतियों के काम से मुज़य्यन फ़्राक और चूड़ीदार पजामा में वो दोनों ही नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थीं। सारिम और फवाद दोनों ने ब्लैक कलर के 3 पीस सूट पहन रखे थे, जबकि शांजल ने सफ़ेद कलर का शलवार कमीज़ पहन रखा था, जिसके गले पर खूबसूरत कढ़ाई निकली थी। क्यों नन्ही बच्ची, रात में डर तो नहीं लगा था? सारिया उसे छेड़ते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी। यार, डर कैसा? और कहाँ का डर, रात जिस कदर मैं थक चुकी थी, लेटते ही नींद आ गई। रही आज की बात तो आज तो मेरी दोनों बहनें मेरे साथ सोएंगी और परसों अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अम्मी के पास चली जाऊंगी। अरे वाह, क्या खूब अरेंजमेंट की है तुमने फूफो की। और अंकल को तंग करोगी, मगर अपने अंदर का डर मत निकालना। अंधेरे में क्या तुम्हें कोई खा जाएगा? जो इस कदर डरती हो तुम अंधेरे से, वो उसे डिपटते हुए बोली थी। क्या यार, तुम ये क्या बातें ले बैठी हो? चलो उठो, हम भी तस्वीरें बनवाते हैं। वो सारिया को साथ लिए स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब तस्वीरें बना रहे थे। प्रीशा सारिम के एक साइड पर बैठ गई और सारिया फवाद के। फिर बारी बारी उन लोगों ने दोनों के साथ तस्वीरें बनाई। अचानक सारिया की नज़र शांजल पर पड़ी, जो उसी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। अरे शांजल भाई, आप भी आइए ना। सारिया के पुकारने पर प्रीशा की नज़र भी बेसाख्ता तौर पर शांजल की तरफ उठी तो कल का मंजर उसके दिमाग में घूम गया। शांजल को उस तरफ बढ़ते देखकर वो सूरत से उठी थी। तुम कहाँ चली? अभी तो हमें फैमिली फोटोग्राफ बनवाना है, और तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सारिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका था। शांजल आ चुका था, वो उनके पास ही खड़ा हुआ। तभी सारिम ने शांजल और प्रीशा का हाथ पकड़कर अपने दाएं बाएं बिठाया और फोटोग्राफर की तरफ इशारा किया तो उसने खटाखट तस्वीरें उतारना शुरू कर दी थी। शांजल मुसलसल उसके चेहरे के तासरात नोट कर रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो यहाँ से जाना चाहती है। तभी शांजल एकदम से खड़ा हो गया। फिर सारिम के लाख रोकने के बावजूद वो 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका था। उसके वहाँ से जाते ही प्रीशा ने चैन का सांस लिया था। सारिम ने उन्हें घर ड्रॉप किया था। अब सुबह सारिम और फवाद उन्हें लेने के लिए आएंगे। शादी की तकरीबात ख़त्म हुई तो ज़िंदगी फिर से मामूल पर आ गई थी। प्रीशा इम्तिहानात से तो शादी से पहले ही फारिग हो चुकी थी, इसलिए अब घर के कामों से फारिग होकर वो इस तरह से फारिग बैठकर बोर हो गई थी। इसलिए उसने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। अम्मी अब्बू ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। उनका कहना था कि अच्छा है, इतना तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, मन भी बहला रहेगा और इस तरह से तुम्हें कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। सो उन्होंने उसे बखुशी इजाज़त दे दी थी। अम्मी अब्बू शहला के चचा ससुर की इयादत करने जा रहे थे, इसलिए समीना ने उसको फ़ोन कर दिया कि सारिया को घर भिजवा दें, ताकि प्रीशा पीछे अकेली ना रहे, या फिर किसी को प्रीशा को लेने भेज दें। वो वापसी में उसे अपने साथ लेते आएंगे। इसलिए समीना ने शांजल को भिजवा दिया कि प्रीशा को ले आए। शादी के बाद प्रीशा का अब तक शांजल से बराह रास्त सामना नहीं हुआ था। वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर अम्मी को क्या जवाब देती, इसलिए खामोशी से गाड़ी में आ बैठी थी। उन्हें गाड़ी में बैठे 5 मिनट से ज़ायद हो चुके थे। अभी तक दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मुखातिब नहीं हुआ था। तंग आकर शांजल खुद ही बोला था, तुमने कंप्यूटर क्लासेस क्यों ज्वाइन की? मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चाहे करूं। आपसे पहले मैं कह चुकी हूं कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करें, वो तुनक कर बोली थी। तुम्हारी मर्ज़ी की तो ऐसी की तैसी। वो एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए बोला, आज तो तुमने ये कह दिया, लेकिन आज के बाद मत कहना। और कंप्यूटर का इस्तेमाल सीख कर तुम्हें क्या जॉब करनी है? सीखना ही है तो कुकिंग कोर्सेज कर लो, घरदारी सीखो, आखिर को आगे तुम्हें भी तो यही सब कुछ करना है ना। वो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए बोला, जब मेरे माँ बाप ने मुझे बखुशी इजाज़त दी है तो आप कौन होते हैं सवाल जवाब करने वाले? और आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मुझे जॉब करनी है या नहीं, या ये कि खाना पकाना सीखूं, घरदारी सीखूं। जब आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो कोई दूसरा भी गुजार सकता है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि वक्त आने पर बता दूंगा कि मैं होता कौन हूँ। अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? शांजल की नज़र आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी तो उससे पूछ बैठा, जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी आइसक्रीम। उसने साफ इनकार किया। हालांकि आइसक्रीम का नाम सुनकर ही उसके मुंह में पानी आ गया था। ठीक है, मत खाओ, मैं तो ज़रूर खाऊंगा। वो जानता था कि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। शांजल ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के करीब रोकी और गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके दोनों हाथों में आइसक्रीम के कप थे। एक उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो कंधे उचकाकर गाड़ी में बैठ गया और दूसरा कप उसकी नज़रों के ऐन सामने रख दिया।
और खुद खाने लगा। वो गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि वो मज़े ले लेकर खा रहा था। परीशे का दिल चाह रहा था कि उसका सर फाड़ दे या फिर खुद ही कहीं गायब हो जाए। शांजल तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी। खा लो परीशे, बड़े मज़े की है, वरना पिघल जाएगी। कहा ना मुझे नहीं खानी, अगर आप खा चुके हैं तो घर चलें, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। इतनी ज़िद नहीं करते परी, ज़िद कभी कभी चलती है, हर बार नहीं। ये तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। वो बोला तो उसने फ़ौरन वहाँ से आइसक्रीम उठा ली और खाना शुरू कर दी। वो जानता था कि वो ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया था। आज सारिया उनके घर ठहर रही थी, इसलिए आज वो फरहीन और शहला के बाद पहली बार अपने कमरे में सो रही थी। सारिया, आज बड़े मज़े की नींद आएगी, कसम से। कितने दिनों के बाद आज मैं अपने कमरे में सोऊंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम यहीं हमारे पास रहा करो, फिर हम रोज़ ढेरों बातें किया करेंगे, खूब मस्ती किया करेंगे, कितना मज़ा आया करेगा। वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी। मुझे तो नींद आने लगी है, इतने दिनों बाद अपने बिस्तर पर लेटकर। वो फिर से बोली तो सारिया ने उसके बाजू पर जोर से हाथ मारा। क्या कहा? नींद आ रही है तुम्हें? तुम जानती हो कि आज तुम्हारे एक बार कहने से ही रुक गई हूँ। तो क्यों? तो वो इसलिए कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें अपनी बेपनाह खुशी के मुतालिक बताना था, जो भी कुछ रोज़ पहले ही मुझे मिली है। ढेरों बातें करनी है तुमसे, और तुम कह रही हो कि नींद आ रही है। वो उसे घूरते हुए बोली थी। खैरियत, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो तुम मुझसे करना चाहती थी, और इसलिए तुम मेरे एक मर्तबा कहने से ही यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई? ज़रा मुझे भी तो पता चले। परीशे बैठ के क्राउन से टेक लगाकर तकिया गोद में रखते हुए बोली थी। परी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर नज़रें जमा कर बोली थी। खैरियत तो है जो मुझसे इस कदर अहमकाना सवाल पूछ रही हो तुम? जानती हो परीशे सिबते हसन को कि इसके पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है, और वैसे भी मोहब्बत जैसी हमाकत परीशे हरगिज़ नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे ये सवाल करना फजूल है। तुम जानती हो परी, जिसे तुम फजूल चीज़ कह रही हो वो कितनी अनमोल है, जिसे तुम हमाकत कह रही हो वो कितना खूबसूरत जज्बा है। इस दुनिया की तो तख्लीक ही मोहब्बत की बुनियाद पर हुई है। खुदा ने अपने हबीब की मोहब्बत में ये दुनिया तख्लीक की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की मोहब्बत में दुनिया की हर चीज़ को ठुकरा दिया। जब खुदा ने उनसे पूछा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब, मांग क्या मांगता है, ये दोनों जहान तेरे लिए हैं। तब आपने खुदा से मांगा तो क्या कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी उम्मत को क़यामत के रोज़ बख्श देना। ये भी मोहब्बत थी आपकी अपनी उम्मत के लिए, और तुम मोहब्बत को फजूल और हमाकत कहती हो। तुम नहीं जानती कि ये कितना खूबसूरत जज्बा है, कितना खूबसूरत एहसास है, जिससे हम खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहते। बस दिल में एक ही तमन्ना होती है, किसी तरह वो खुश रहे जिसे हम खुद से भी ज़्यादा चाहते हैं, जिसकी एक खुशी के लिए हम अपनी हज़ारों खुशियाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हों, जिसका हर दुख हमें अपना दुख लगे, जिसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर आपका दिल तड़प उठे। जी चाहता है कि उसके कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ ढेर कर दे। ऐसा होता है मोहब्बत का एहसास। इसे मोहब्बत कहते हैं, जो बेहद खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत कि आपको बुरी से बुरी चीज़ भी खूबसूरत लगने लगती है। हर चीज़ उसके सामने नीची महसूस होती है। वो एक जज़्ब के आलम में बोल रही थी। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत रंग थे, जिन्हें चाहत के रंग कहना कोई मज़ाइका नहीं था। उसके चेहरे को हैरानगी से देख रही थी और फिर फ़ौरन होश में आते हुए बोली, सारिया, कहीं तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ परी, मुझे मोहब्बत हो गई है, और आज से नहीं, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब से। शुरू में तो वो मुझे बस अच्छा लगता था, लेकिन कब से मैं उसे चाहने लगी मुझे पता ही ना चला। लेकिन अब मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही। पता है परी, उसने मुझे प्रपोज़ किया है। परी, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ। वो उसे गले लगाकर बोली, मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। उसने बिन मांगे ही मुझे मेरी चाहत दे दी, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिसे मैं चाहती हूँ वो भी मुझे उतना ही चाहता है, और न सिर्फ चाहता है बल्कि वो भी अपनाना भी चाहता है। सारिया, कौन है वो? परीशे खोए खोए लहजे में बोली। आहद, शांजल भाई का दोस्त और बिजनेस पार्टनर। शादी में तुमने उसे देखा ही होगा। वो बहुत अच्छा है परी, रियली। ना सिर्फ वो खुद अच्छा है बल्कि उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। पापा के साथ आहद के पापा की अच्छी फ्रैंकनेस है, और उनकी ममा, शी इज़ ग्रेट एंड नाइस लेडी। 3 बहन भाई हैं, एक आहद खुद हैं और 2 बहनें, और दोनों शादीशुदा हैं। आहद ने पहले मेरी मर्ज़ी जानना चाही है, इसलिए उसने अभी अपने घर वालों को भी नहीं भेजा है।
मैंने उसे हाँ कह दिया है। सारिया, तुम्हें पक्का यकीन है कि आहत के घर वाले आहत की पसंद को अपनाएंगे? परी, आहत की मम्मा पहले ही 1-2 बार मम्मा से इशारों किनाइयों में बात कर चुकी हैं और फिर अब तो खुद उनका बेटा ऐसा चाहता है। वो तो मैंने ही आहत को रोक रखा है, वरना वो तो कब का उन्हें भेज चुका होता। शांजल भाई को पता है इस बारे में? वो हर तरह से मुतमईन होना चाह रही थी। नहीं, अभी किसी को नहीं पता, मगर मैं जानती हूँ कि वो भी ऐसा चाहते हैं। मैंने एक बार उन्हें मम्मा से आहत के और मेरे बारे में बात करते सुना था, इसलिए उनकी तरफ से तो किसी तरह की रुकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियली सारिया, मैं अभी तक शौक किसी कैफियत में हूँ। हाँ, तुम तो यही कहोगी, कभी मोहब्बत की हो तो पता होना। वो बेड पर दराज होते हुए बोली, मैं तो दुआ करती हूँ कि काश तुम्हें किसी से शदीद मोहब्बत हो जाए, इतनी मोहब्बत कि तुम उसके बगैर एक पल ना रह पाओ, न दिन को चैन आए और न रात को नींद, उसको देखे बिना तुम्हें करार ना आए। लेकिन साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खुदा उसे तुम्हारा नसीब भी ज़रूर बनाए। परीशा उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे, यानी परीशा सिफ्ते हसन को मोहब्बत हो जाए? अच्छा मजाक है। वो अपनी तरफ उंगली करके बोली थी। इम्पॉसिबल डियर सारिया, ऐसा मरते दम तक नहीं होगा कि परीशा किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और ख़ुद को भुलाकर किसी और के बारे में सोचे, किसी के लिए अपनी नींदें कुर्बान करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बेसाख्ता हंस से जा रही थी। जब ऐसा होगा ना तब पूछूंगी मैं तुमसे, सारिया उसे घूरते हुए कह रही थी। ऐसा कभी होगा तो तुम पूछोगी ना? और बड़े कर्रो फर से बोली थी। वक्त आने दो, तब बात करेंगे मेरी जान। फ़िलहाल अब मुझे सोने दो, बड़ी सख्त नींद आ रही है। सारिया तकिया दुरुस्त करते हुए बोली। और मैं वो वक्त नहीं आने दूंगी, वो बड़े मान से बोली थी और फिर खुद भी उसके बराबर आकर लेट गई, इस बात से बेखबर कि ज़िंदगी उसके लिए कैसा मोड़ लेकर आने वाली है। क्या बात है यार, मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ कि तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। आहत कई दिनों से नोट कर रहा था, लेकिन आज वो उससे पूछ बैठा, कहीं किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? आहत शरारत से उसे छेड़ते हुए बोला था। इस वक्त वो दोनों ऑफिस में बैठे थे। पता नहीं यार, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। जितना उसके तस्वुर से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ वो उतनी ही मेरे ख्यालों में चली आती है, जितना उससे दूर जाना चाहता हूँ वो उतनी ही मेरे करीब चली आती है। हर पल हर घड़ी वो मेरी आंखों के सामने रहती है, हर जगह उसी का गुमान होता है, हर तरफ वो ही वो है। मैं तो जैसे कहीं हूँ ही नहीं। मेरे दिल में, मेरे तन मन में आग लगाकर वो खुद सुकून से बैठी है। मेरा दिन का सुकून, रात की नींदें उड़ाकर खुद कितनी मीठी नींद सोती है। क्यों उसे मेरे जज्बों का, मेरे होने का एहसास नहीं है? क्यों वो इस कदर मुझसे दूर रहती है? वो अपने ही ध्यान में बोले जा रहा था। लगता है मेरे यार को शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई है किसी से। कौन है वो? हाँ यार, मुझे मोहब्बत हो गई है, और वो भी ऐसी लड़की से जिसे शायद मोहब्बत के मायने भी नहीं पता, जिसे सिर्फ कुछ आता है तो जिद करना, अपनी मनवाना, दूसरों के जज्बों की तौहीन करना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे कैसे मोहब्बत हो गई तुमसे परीशा सिफ्ते हसन, कैसे? मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर बैठा, कैसे और क्यों? वो खुद से सवाल कर रहा था। शांजल बुरहान लगा दी, जो आज तक किसी लड़की से नहीं हारा था, परीशा से हार गया था। तुम्हारे हुस्न से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारी हर एक अदा से शांजल हार गया। आज वो आहत के सामने एतराफ़ कर रहा था कि परीशा सिफ्ते हसन ने उसे हरा दिया है। क्या परीशा वही फरीन भाभी की छोटी बहन? आहत एकदम कुर्सी से उछला था। इम्पॉसिबल यार, ये नहीं हो सकता। बड़ी तोपशा है वो लड़की, जहाँ तक तूने मुझे उसके बारे में बताया, और जो मैंने खुद देखा है उससे तो यार बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हर वक्त तो वो तेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती है। दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे तो तुम लड़ते झगड़ते ही गुजार दोगे। अल्लाह ही हाफिज़ है यार, तेरा तो 1 मिनट तो तुम्हारी नहीं बनती। इतनी लंबी ज़िंदगी क्या लड़ते झगड़ते ही गुजार दोगे? मेरे लिए 24 घंटे में से 6 घंटे ही बहुत हैं, जो कम अज़ कम मेरे और उसके दरमियान के फासलों को ख़त्म करने में मुआवन साबित होंगे। और अगर मैं उन 6 घंटों में अपने और उसके दरमियान के फासलों को कम नहीं कर पाया, तो फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। शांजल उसकी तरफ देखकर एक अदा से बोला था। हाँ यार, अब तो तेरे लिए दुआ ही की जा सकती है, अब वो इतनी भी बुरी नहीं है। शांजल उसकी हमायत में बोला था। हाँ, अब तुझे वो बुरी क्यों लगने लगी? अब बुरे तो हम लगेंगे। नहीं यार, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था, और ना कह तो ठीक रहा है, अड़ियल तो वो वाकई है। लेकिन ये शांजल का दावा है कि वो परीशा को अपना बना कर रहेगा।
उसके दिल में अपनी मोहब्बत ज़रूर डालेगा। वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करेगी जितनी कि मैं उससे करता हूँ। ये मेरा वादा है खुद से, और शांजल अपना वादा हमेशा पूरा करता है। वो टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाते हुए बोला। अब तू किधर चला? वो उसे बाहर की तरफ जाते देखकर बोला। फूफो की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए उधर का चक्कर नहीं लगाया। सीधी तरह से क्यों नहीं कहता कि बहुत दिन हो गए सनम को देखे हुए। आहद ने उसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। सच कहा है यार तूने, वाकई काफ़ी दिन हो गए उसे देखे हुए भी। इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे जवाब देता बाहर निकल गया तो आहद मुस्कुरा दिया। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, इंसान को कितना बदल कर रख देती है। जैसे शांजल बदल गया, और मैं भी तो बदल गया हूँ जब से मुझे मोहब्बत हुई है। वो भी उठ खड़ा हुआ घर जाने के लिए। भाभी मुझे एक बात तो बताएं। शांजल फरहीन के पास बैठा उसका दिमाग खा रहा था। आज संडे था इसलिए वो घर पर ही मौजूद था। आपकी बहन है ना जो? अरे अपनी परीशे। उसके पीछे मुड़ने और सवालिया अंदाज पर देखने पर शांजल ने नाम लेकर बताया था। उसका दिमाग मुझे कुछ खिसका हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग को कोई स्क्रू ढीला है ना? उसने फरहीन से भी तस्दीक चाही थी। शांजल यहाँ परी का क्या जिक्र? और अब तुम से उसने क्या कह दिया जो तुम्हें उसके दिमाग का स्क्रू ढीले नजर आने लगे हैं? वो काम के साथ साथ उसे भी सुन रही थी। नहीं कहा तो उसने कुछ भी नहीं। वो तो मैं बस इसलिए कह रहा था कि उसे कोई बात सीधे सीधे समझ क्यों नहीं आती। हर बात को गलत अंदाज में देखना, सोचना और समझना, ये सब तो जाहिर करता है कि उसका दिमाग खिसका हुआ है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो परीशे की समझ में नहीं आ रही? फरहीन हाथ धोकर उसके सामने आ बैठी। है एक बात, वक्त आने पर आपको बता दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा भी कुछ ख्याल है कि नहीं? कितने आराम से आप दोनों ने तो शादी करवा ली और यहाँ अभी मंगनी तक के कोई आसार नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब आपकी देवरानी आ जानी चाहिए? शांजल डाइनिंग टेबल से सेब उठाकर खाने लगा। क्या बात है, पहले परीशे का जिक्र फिर अपनी शादी का जिक्र। खैरियत तो है ना? फरहीन शांजल के चेहरे पर नजरें जमाकर बोली तो बौखला गया। लगता है ज़रूर कोई गड़बड़ है। सीधी तरह से बता दो वरना अपना ही नुकसान करोगे। कैसी गड़बड़ और कैसा नुकसान? सारिम भी उनके पास आ बैठा था। उसने फरहीन के अल्फाज सुन लिए थे इसलिए पूछा। अपने भाई से पूछिए, आजकल इन पर अपनी शादी का खब्त सवार है। फरहीन ने सारिम को बताया तो वो फ़ौरन वहाँ से भागने के लिए पर तोड़ने लगा। क्यों यार, तुम तो शादी के नाम से बड़े बिदकते थे, फिर अब खुद से शादी का कहना हैरत अंगेज बात है। सारिम ने उसकी तरफ रुख किया। सारिम, इससे ये भी तो पूछिए कि ये परीशे का क्या चक्कर है? क्या भाभी, मैं तो बस ऐसे ही उसका जिक्र कर रहा था। यार कोई ना कोई वजह तो होगी जो परीशे आजकल हर वक्त तुम्हारी बातों में रहती है। भैया सिर्फ बातों में ही नहीं, ख्वाबों और ख्यालों में भी। और आज तो एक और बात भी पता चली है कि मोहतरमा की तस्वीरें तक शांजल भाई के कमरे में पाई जाती हैं, और वो भी तकियों के नीचे। सारिया जो उसके कमरे की सफाई मुलाजिम से करवा रही थी, परीशे की तस्वीर मिलने पर फौरन फरहीन को बताने चली आई थी। अभी कल ही तो फरहीन कह रही थी कि एल्बम से एक तस्वीर गायब है, और अब पता चला था कि वो कहाँ है। क्या कहा तुमने? तस्वीरें तकियों के नीचे, और वो भी परीशे की? सारिम और फरहीन दोनों एक साथ बोले थे। जी हाँ, सारिया ने फौरन जवाब दिया। अबे रुक और सीधी तरह से बता कि ये चक्कर क्या है, वरना तेरी वो हालत करूँगा कि तू याद रखेगा। सारिम ने उसे भागते देखकर फौरन पकड़ा था। शांजल जान चुका था कि अब जब तक वो सब कुछ बता नहीं देता वो उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सब कुछ सच सच बता दिया। तभी तो हर वक्त फूफो की तरफ जाने के लिए तैयार रहता है। सिर्फ तू ही उसे पसंद करता है या वो भी पसंद करती है तुझे? अरे कहाँ, आप तो जानते हैं ना उसे। इसीलिए तो फरहीन भाभी मैं कह रहा था कि आपकी बहन के स्क्रू ढीले हैं। सच्ची इतनी मर्तबा इशारों में समझाने के बावजूद भी वो समझती ही नहीं। उसकी बस एक ही तकरार है कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन भाभी, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से उसे मेरे लिए तैयार करना है। और प्लीज़ अब आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि ये बात मामा पापा तक कैसे पहुँचानी है। शांजल ने सारी जिम्मेदारी उन दोनों पर डाली और खुद एक तरफ हो गया। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है कि कुछ पता नहीं चलता। फरहीन और शहला की शादी को 8 माह हो गए थे। उन 8 माह में परीशे कितनी बदल गई थी। वो परीशे जो कभी घर के किसी काम को हाथ तक न लगाती थी, आज वो घर के सब काम खुद करती थी। पहले की निस्बत अब वो थोड़ी समझदार और संजीदा भी हो गई थी। अगर नहीं बदला था तो वो थी उसकी जिद और गुस्सा, जिस पर ताहिरा अक्सर बोलती रहती थी कि अगर उसकी यही आदत रही तो ससुराल में जूते खाएगी। मगर वो भी अपने नाम की एक थी। झट कहती, फिलहाल तो मैं शादी ही नहीं करूँगी।
اگر کی بھی تو ایسے لڑکے سے کروں گی جو نہ کہ مجھے ودا کر کے لے کر آئے بلکہ خود اپنا سامان اٹھا کر ہمارے گھر لے آئے۔ رشتے تو اس کے بہت آ رہے تھے لیکن ابھی انہیں کوئی بھی لڑکا اپنی بیٹی کے معیار کا نہ لگا تھا، لیکن آج جب بھابھی نے شانزل کا رشتہ پریشے کے لیے پیش کیا تو خوشی سے ان کے قدم زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ ان کی بیٹی کو جتنا خوش شانزل رکھ سکتا تھا شاید ہی کوئی اور رکھ سکتا، اور پھر ان کی بیٹی خود شانزل نے پسند کی تھی۔ کتنے مان سے شانزل نے ان سے کہا تھا کہ پھپھو میں پریشے کو بے حد خوش رکھوں گا کیونکہ میں اسے بہت چاہتا ہوں، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، بس پھپھو نہ مت کیجیے گا، پری کو میرا بنا دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں پھپھو کبھی اس سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ وہ کیسے نہ کر دیتی؟ شانزل تو انہیں بچپن سے ہی بہت پیارا تھا، سب بھتیجا بھتیجوں میں انہیں سب سے زیادہ پیارا شانزل تھا، اور فرحین نے بھی تو اس کی کتنی حمایت کی تھی، اس لیے انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا بنا پریشے کی مرضی جانے۔ کہاں جا رہی ہو پریشے؟ ساریہ کے کمرے سے نکل کر فرحین کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ راستے میں آتے ہوئے بولا، آپ کو اس سے مطلب؟ میں جہاں مرضی جاؤں، ہٹیے سامنے سے۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ اور بھی پھیل کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تو میں آپ کی شکایت کروں گی ماموں جان سے۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی، حالانکہ جانتی تھی کہ اس پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، کر دینا میری شکایت، مگر اس وقت نہیں، کیونکہ اس وقت تم میرے ساتھ آؤ کچن میں اور جلدی سے مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف چل پڑا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو چائے بنا کر دوں، جائیے اور اپنے کسی ملازم سے بنوائیے، چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جو شانزل کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری نوکر نہیں ہو، لیکن جو کام تمہیں آگے چل کر کرنا ہے تو پھر وہ کام کرنے کی عادت ابھی سے کیوں نہیں ڈالنی چاہیے؟ وہ اسے کچن میں لے آیا تھا۔ چلو جلدی کرو، دیکھوں تو صحیح کہ تمہیں کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں۔ چلو بھائی شروع ہو جاؤ، اب کھڑی کیوں ہو؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ مانا کہ تمہاری نظر مجھ پر سے نہیں ہٹ رہی، کیونکہ میں ہوں ہی اتنا ہینڈسم کہ ہر لڑکی کی نظر مجھ پر سے ہٹتی ہی نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے کام کرو، مجھے دیکھنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، جی بھر کے دیکھ لینا، یا پھر ایسا کرو یہاں بیٹھ کر پہلے مجھے جی بھر کر دیکھ لو پھر چائے بنا دینا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا تھا، نہ تو میں آپ کے پاس بیٹھ رہی ہوں اور نہ ہی میں آپ کے لیے چائے بنانے والی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ فوراً کرسی سے اٹھی تھی۔ کیا یار تم ہر وقت ضد کیوں کرتی ہو؟ اگر تم اسی طرح ضد کرتی نہیں نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی آگے چل کر۔ اچھا تمہیں چائے نہیں بنانی تو مت بناؤ، لیکن یہاں میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ کی کوئی بات سننی ہے۔ وہ اسے جواب دے کر کچن سے چلی آئی۔ شانزل تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے بازو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ کمرے میں لا کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ میں تم سے جتنا آرام سے اور پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں تم اتنی ہی اکڑتی ہو۔ لگتا ہے شرافت تمہیں راس نہیں آتی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو جو اس طرح سے مجھے اگنور کرتی ہو؟ ہاں کیا ہو تم؟ کہیں کی راجکماری ہو یا پھر کوئی حور یا پری؟ بولو، کیا میرے سامنے تمہاری ایک نہیں چلے گی؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں یہاں صرف تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ ان قریب تم میری ہونے والی ہو، یعنی میری شادی تم سے ہونے والی ہے۔ صرف یہی بات کرنا چاہتا تھا تم سے، لیکن تم کسی کی سنتی تھوڑی ہو۔ خواہ میرا دماغ گرم کر کے رکھ دیا۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ میں اور وہ بھی آپ سے شادی کروں گی؟ لگتا ہے دماغ چل گیا ہے آپ کا۔ ہاں تم شادی کرو گی مجھ سے، اور وہ بھی عنقریب۔ پھوپھو نے حامی بھر لی ہے رشتے کی، اور پلیز شادی کے پہلے کھانا بنانا سیکھ لینا۔ بھابھی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں کوکنگ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، لیکن اب تو مجبوری ہوگی، سیکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے۔ روز روز باہر کا کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ کیا بکواس ہے جو منہ میں آ رہا ہے، بکے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی فضول مذاق ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی، نہ تو یہ سب بکواس ہے اور نہ ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے۔ میں نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری مرضی کے بغیر امی ابو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور مرضی صرف یہ ہے مسٹر شانزل کہ میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، پری، پھوپھو نے میرے کہنے پر اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ انکل اور پھوپھو بہت خوش ہیں اور باقی سب بھی بہت خوش ہیں۔ سب سے زیادہ خوش تو میں ہوں کیونکہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میرا یقین کرو پری، میں واقعی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔
शांजल परिचे को कंधों से पकड़कर अपने ऐन सामने करते हुए गंभीर लहजे में बोला। परिचे का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो उसके इस तरह इज़हार मोहब्बत पर थोड़ी नर्वस हो गई थी। उसके अल्फाज में न जाने क्या सहर था जिसमें वो जकड़ी गई थी। परिचे बगौर शांजल के चेहरे को देख रही थी, जिस पर साफ लिखा था कि वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। लेकिन उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार न था, जिसकी एक ही तकरार थी कि वो सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है। वो तुम्हें अपने सामने झुकाना चाहता है, तुम्हें अपने रोब में रखना चाहता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसकी जिद बन चुकी हो तुम, जिसे वो हर तरह से पूरी करना चाहता है। परिचे ने एक झटके से शांजल के हाथ अपने कंधों से हटाए थे। क्या समझते हैं आप कि मैं आपकी इन झूठी बातों में आ जाऊंगी और आपकी इन सहारंगेज बातों में जकड़ी जाऊंगी? हरगिज नहीं मिस्टर शांजल। मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। आप चाहते हैं कि आप मुझसे शादी कर लें, क्योंकि इस तरह से तो मैं आपके रोब में नहीं आ रही। शादी करने के बाद आप मुझे जिस तरह से भी चाहेंगे अपने बस में कर लेंगे, मुझे अपना मोहताज बनाएंगे, मुझ पर अपना हक जमाएंगे। मुझे बस आप अपने सामने झुकाना चाहते हैं। जिद बन चुकी हूँ मैं आपकी, जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर शांजल, मैं आपकी ये जिद हरगिज पूरी नहीं होने दूंगी। वैसे कोशिश अच्छी थी मोहब्बत के जाल में फांसने की, लेकिन अफसोस मैं मोहब्बत जैसी फजूल खुराफात पर यकीन नहीं रखती। और जहां तक रही रिश्ते की हामी की बात, तो जब मैं राजी ही नहीं हूं तो शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मुझे पहले ही पता था कि तुम जैसी लड़की मोहब्बत पर यकीन रख ही नहीं सकती, क्योंकि जो लड़की हद से ज्यादा बदतमीज हो, इल मैनर्ड हो, जिद्दी और अक्खड़ हो और साथ थोड़ी घमंडी भी हो, तो उससे तो मोहब्बत की उम्मीद करना ही हमाकत है। मैं जानता था, इसलिए यह हमाकत मैंने नहीं की क्योंकि फजूल था। लेकिन अब मैं एक हमाकत जरूर करूंगा मिस परिचे, कि तुम्हें इस कदर मजबूर और बेबस कर दूंगा कि तुम मुझसे, यानी शांजल बुरहान लगारी से मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। तुम इस कदर मुझसे मोहब्बत करने लगोगी कि एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। तुम मुझे मुझसे भी बढ़कर चाहोगी। ये मेरा दावा ही नहीं, मेरी मोहब्बत का यकीन है। और शादी का भी मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो तो हो जाएगी, और जरूर होगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। उसके बेहद नजदीक आकर बोला, इतना नजदीक कि उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। शांजल कमरे से जा चुका था और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता शांजल कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरी लाइफ में मोहब्बत का नामो निशान। वो मुस्कुराकर खुद से बोली और वहां से चली आई थी। मम्मी प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे नहीं करनी शादी, और खासकर शांजल से तो हरगिज नहीं। मुझे वो अच्छे नहीं लगते, जहर दिखाई देते हैं। वो मुझे खामखा दूसरों पर रोब जमाते रहते हैं। बस मैंने कह दिया कि मैं शांजल से हरगिज शादी नहीं करूंगी। परिचे आंखें पोंछते हुए बोली। और जब से मामू के घर से आई थी तब से अम्मी के सामने रो रो कर पागल हो रही थी। पर बेटा, क्यों नहीं करना चाहती हो तुम शांजल से शादी? कितना चाहता है परी वो तुम्हें, और फिर किस चीज की कमी है उसमें? मेरी परी के लिए तो मैंने शांजल जैसा लड़का ही सोच रखा था, और खुदा ने शांजल को ही तुम्हारा नसीब बना दिया। और बेटा, अब तो मैंने भाभी से हाँ भी कह दी है। देख परी, अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई जो अपने बारे में इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर ले। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं। और अब तो मेरे लिए तेरी फिक्र भी नहीं रहेगी, वरना मैं तो होलती रहती थी कि पता नहीं क्या कर बैठेगी अपने ससुराल में। और अब मुझे फिक्र इसलिए नहीं है कि एक माँ के पास से दूसरी माँ के पास जाएगी, और फिर फरहीन है तेरी गलतियों को सुधारने वाली। ऐसे ही तेरे कहने पर मैं इतना अच्छा रिश्ता जाने दूं? आपको उनमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझसे पूछिए कि कितने बुरे हैं वो आदमी। आखिर आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से मुझसे शादी करना चाह रहे हैं। प्लीज अम्मी, आप और जहां भी मेरी शादी करना चाहती हैं वहां कर दे, लेकिन शांजल से हरगिज नहीं। वो उनके दोनों हाथ थाम कर मिन्नतें कर रही थी। बस परी, बहुत हो गया। हर बार मैं तुम्हारी जिद मान लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी ऐसा ही होगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी शादी होगी और शांजल के साथ ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, इसके लिए तुम्हें खुद को राजी करना होगा। तायरा बात खत्म करके उठकर अपने कमरे में चली गई, तो वो सिब्ते हसन की तरफ देखने लगी, जो वहां बैठे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे थे। बेटा, इस मामले में मैं भी तुम्हारी माँ के साथ हूँ, क्योंकि अपनी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल और अच्छा हमसफर मैं भी चाहता हूँ, जो कि शांजल है। और फिर बेटा, वो तुम्हें चाहता है, इसलिए तुम्हें खुश भी रखेगा। इस वजह से इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हो सके तो खुद को शांजल के लिए तैयार करने की कोशिश करो। वो भी वहां से उठकर जाते हुए बोले, तो वो बेबसी से रो दी। परी, क्यों परेशान कर रखा है तुमने अम्मी अब्बू को?
आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों तुम्हें अम्मी अब्बू की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है? फरहीन उसके सामने बैठी उससे पूछ रही थी। तायरा ने फरहीन और शहला को फोन करके बुलाया था कि अब वही उसे समझाएं कि ख्वामखा जिद न करे। सुबह से ही दोनों आई हुई थीं, दोनों ही उसे समझा समझा कर थक गई थीं, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। आपी, पता नहीं उन्होंने आप पर क्या जादू कर दिया है जो आप सभी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आपको नहीं पता कि कैसे कैसे उन्होंने मुझे तंग किया, मेरी इंसल्ट की। मैं उनके सामने अगर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती तो वो कभी भी मेरे साथ शादी करने का नाम ना लेते। मैं उनके सामने झुकी नहीं ना, इसलिए अब वो मुझसे शादी करके मुझे अपने सामने झुकाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं मुझसे। आप लोगों को उसने ये यकीन दिलाया है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन शांजल से नहीं। और ये बात आप लोग अम्मी को भी समझा दीजिए। वो टीवी लाउंज में उठकर अपने कमरे में चली आई। वो बहुत परेशान थी कि आखिर कोई उसे क्यों नहीं समझा पा रहा है। और ऊपर से पिछले 1 हफ्ते से शांजल ने उसे तंग कर रखा था। न जाने कैसे कैसे फजूल SMS कर रहा था। कल से तंग आकर उसने मोबाइल ही ऑफ कर रखा था। बरीशे अब भी अम्मी के पास ही सोती थी। हालांकि वो उनसे नाराज थी, लेकिन नाराजगी पर रात की स्याही का डर हावी था। अभी वो उनके पास लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। जब फोन की बेल बजी, बरीशे की नजर बेसाख्ता घड़ी की तरफ गई जो रात के 11:30 बजा रही थी। अम्मी की नींद खराब ना हो, इस वजह से वो जल्दी से उठी और फोन रिसीव किया। हेलो, मैं जानता था कि तुम अभी तक सोई नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी तो नींद नहीं आ रही ना, तो फिर तुम्हें कैसे आ जाती? फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ शांजल बोला था। तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? कल से ट्राई कर रहा हूँ, तंग आकर घर के नंबर पर कॉल की है। आपने इतनी रात के फोन किया, ये मैं हरगिज नहीं पूछूंगी, क्योंकि जानती हूँ कि जरूर आपको लोगों को तंग करने में न सिर्फ मजा आता है, बल्कि अपनी इंसल्ट करवाने में भी उतना ही मजा आता है। लोगों की तो मैं कुछ नहीं कह सकता डियर, अलबत्ता तुम्हें तंग करने में बड़ा मजा आता है। वो कमाल इत्मीनान से बोला तो परीशे को आग ही लग गई। लगता है आप रात भर जागने में काफी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे इस वक्त नींद आ रही है। इस वक्त फोन रिसीव इसलिए किया था कि अम्मी डिस्टर्ब ना हो। अब बराए मेहरबानी दोबारा फोन मत कीजिएगा। अगर फोन काटोगी तो मैं फिर से करूंगा, इतना सोच लेना, वरना मेरे दोबारा फोन करने से फूफो डिस्टर्ब होंगी। और ये क्या, मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें नींद कैसे आ रही है? ये तो बहुत बुरी बात है परी। और अब तो वैसे भी तुम्हें देर तक जागते रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जब मैं सोया करूंगा तो ही तुम सोया करोगी ना। और मुझे तो देर तक जागने की आदत है। आपके सोने जागने से मुझे कोई सरोकार नहीं है। क्यों कोई सरोकार नहीं यार? आखिर को तुम मेरी होने वाली बीवी होगी। मेरे उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, नहाने सब तुम्हें ही तो देखना है। देखिए शांजल भाई, प्रीशा ने जानबूझकर भाई कहा था, जिस पर वो फौरन तिल मिला उठा था। स्टॉप इट, खबरदार जो तुमने मुझे आज के बाद भाई कहा, वरना तुम्हें अच्छी तरह से बता दूंगा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं, कुछ और बनने जा रहा हूँ। मैं भी आपसे कह रही हूँ कि आज के बाद मुझे अपनी वाइफ बनाने का सोचिएगा भी नहीं, वरना मैं भी आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगी कि मुझे वाइफ बनाकर आपने कितनी बड़ी गलती की है। रियली, क्या करोगी तुम मेरी वाइफ बनने के बाद? शांजल ने शरारत से पूछा। कोई जवाब ना पाकर वो फिर बोला, अच्छा यार, इन सब बातों को छोड़ो, ये सब तो शादी के बाद सोचेंगे। फिलहाल तुमसे अपने दिल का हाल शेयर करना है। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि काश मैं तुम्हारे पास होता, तुम्हारा हाथ थामे चांद को देखता और तुम्हें बताता कि जिस तरह चांद अपनी चांदनी के बगैर अधूरा है, इसी तरह मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं परी। हम क्यों किसी से बिना सोचे समझे मोहब्बत कर बैठते हैं? क्यों हम उसे अपनी जिंदगी में इतना अहम तस्वुर कर लेते हैं कि उसके सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देता? बोलो ना परी, जवाब दो। शांजल परीशे से पूछ रहा था। मैं फोन रख रही हूँ, मेरे पास आपके इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। मुझे नींद आ रही है। लेकिन परी, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज थोड़ी देर और मुझसे बात कर लो। फिर ऐसा करो, बस मुझे सुनती रहो। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें एक नज़म सुनाऊं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नींद आ रही है। यार बात नहीं करनी मत करो, लेकिन नज़म तो सुन सकती हो ना। फिर भले ही फोन रख देना। ठीक है, सुनाइए, परीशे हार मानकर बोली। रात की तन्हाई में, खामोशी में याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद उड़ाती है। तुमसे बस इतना है कहना
मेरी इन कोमल आंखों को नींद भरे कुछ ख्वाब दिला दो, जाना मुझको गीत सुना दो और फिर मीठी नींद सुला दो। बोलो परी, करोगी इतना सा काम मेरा? वैसे ये बताओ कैसी लगी मेरी नज़म? हंसबे हाल है ना? कितना पागल हूं मैं, जानता भी हूं कि तुम कोई जवाब नहीं दोगी, फिर भी पूछ लेता हूँ। अच्छा अब फोन रख ही देता हूँ, तुम करो अपनी नींद पूरी, मैं तो तुम्हारे आने के बाद ही अपनी नींदें पूरी करूंगा। और हाँ, अपना नंबर ऑन कर देना वरना फिर तुम्हें परेशानी होगी, अकेले टीवी लाउंज में बैठना पड़ेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। शांजल ने फोन बंद किया तो उसने सुख का सांस लिया। फरीन और शहला के यहाँ 2 खूबसूरत बेटों ने जन्म लिया था और उन दोनों को देखने हॉस्पिटल आई थी। हाय आपी, कितने प्यारे हैं दोनों। फरहीन आपी, ये तो बिल्कुल सारिम भाई जैसा है ना? परीशा फरहीन के बेटे के गालों को चूमते हुए बोली थी। और शहला आपी का बेटा तो हुबहू शहला आपी जैसा है। जी नहीं, ये तो हुबहू शांजल की कारबर कापी है ना फरहीन भाभी? आपने देखी है ना शांजल भाई की तस्वीरें बचपन की? सारिया दरमियान में बोली तो बगौर बच्चे को देखने लगी, जिसकी आंखें वाकई शांजल की तरह थी। आप ही इन दोनों का नाम मैं रखूंगी, आखिर को इनकी खाला हूं मैं। जी नहीं मोहतरमा, तुम अपने बच्चों के नाम खुद रखना, इनका नाम तो इनके मम्मी पापा दादा दादी रखेंगे। शांजल रूम में दाखिल होते हुए बोला। वो परीशी की बात सुन चुका था। बिल्कुल परी, इसका नाम तो मैं रखूंगा और मैंने डिसाइड किया है इसका नाम हमजा रखेंगे। क्यों मामा, कैसा नाम है आपके पोते का? सारिम ने समीना की भी राय ली। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल मेरे पोते की तरह। समीना परीशे की गोद से हमजा को लेते हुए बोली। फवाद भाई, अब आप भी बता दीजिए, आप क्या नाम रखेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि परीशे नाम रख दे इसका। वो नहीं रखेगी, मैंने कहा तो है कि हम अपने बच्चों के नाम खुद रखेंगे, इसलिए इनके नाम इनके माँ बाप खुद रखेंगे। शांजल ने सबके सामने बाआवाज़े बुलंद कहा तो वो उसे गुस्से से घूर कर रह गई। ये तो वो घर से ही तय करके आएगी, ये तो वो घर से ही तय करके आई थी कि कुछ भी हो जाए शांजल की किसी भी बात का जवाब नहीं देगी, इसलिए अब उसकी इतनी घटिया बातें सुनने के बावजूद खामोशी से खून के घूंट पीकर रह गई थी। आज सुबह से ही उसका दिल घबरा रहा था। शाम होने को आई थी और सिफ्ते हसन अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, वरना अमूमन इस वक्त वो घर आ जाया करते थे। परी बेटा, अपने अब्बू के पास फोन तो करो, पता नहीं अभी तक वो आए क्यों नहीं, वरना तो इस वक्त वो आ जाया करते हैं। अम्मी आप परेशान ना हो, अभी आ जाएंगे, हो सकता है वो ऑफिस के किसी काम में फंस गए हों। परीशी ने उन्हें तसल्ली दी और उठकर वजू करने चल दी। वो नमाज पढ़ रही थी जब फोन की घंटी बजने लगी। फोन ताहिरा ने उठाया था। वो दुआ मांगकर अभी जाए नमाज उठा ही रही थी जब उसकी नजर ताहिरा पर पड़ी, जो फोन सुनते हुए नीचे गिर चुकी थी। परीशे फौरन उनकी तरफ दौड़ी। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोलिए प्लीज, अम्मी आंखें खोलिए, बताइए तो सही, उनके हाथ मसलते हुए बोली। उसकी कुछ भी समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सारिम को फोन करने का सोचा, क्योंकि ताहिरा बेहोश पड़ी थी। सारिम का फोन बिजी जा रहा था। घर का नंबर मिलाया, काफी देर बेल जाने के बाद फोन रिसीव किया गया था। हेलो सारिम भाई, परीशे रोते हुए बोल रही थी। शांजल जो अभी अभी ऑफिस से आया था, परीशे की आवाज सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था, जो शायद रो रही थी। मैं शांजल हूँ परी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हेलो शांजल, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, अब्बू अभी अभी तक घर नहीं आए, प्लीज आप जल्दी आ जाएं। वो मुसलसल रो रही थी। तुम रो मत, मैं बस अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ। वो उसे पहुंचने का कहकर उल्टे कदमों घर से निकल आया था। इंतहाई रैश ड्राइविंग करते वो फूफो के घर पहुंचा था, जहां परी ने रो रो कर अपना कर रखा था। तुम पागल हो गई हो, कुछ नहीं हुआ है फूफो को, देखना अभी हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और फूफो ठीक हो जाएंगी। वैसे हुआ क्या था उन्हें? वो उसे दिलासा देकर पूछ रहा था। मुझे तो खुद नहीं पता कि अम्मी को हुआ क्या है, मैं तो नमाज पढ़ रही थी कि फोन आया, जिसे सुनते ही अम्मी बेहोश हो गई थी। फोन किसका था? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता, परीशा उस रास्ते में बताते जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि ताहिरा को हार्ट अटैक हुआ है। परीशा फौरन घबरा गई थी। रिलैक्स परी, कुछ नहीं होगा, फूफो को वो ठीक हो जाएंगी, तुम बैठो मैं घर फोन करके आता हूँ। शांजल परी को बेंच पर बिठाकर डॉक्टर के पीछे चला आया। डॉक्टर, ज्यादा परेशानी की तो बात नहीं है ना? देखिए इन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब इन्हें दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है, जितनी जल्दी इन्हें होश आएगा उतना ही उनके लिए अच्छा है, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर उसे कोई भी तसल्ली बख्श जवाब दिए बगैर चला गया था। अभी वो घर फोन करने का सोच ही रहा था कि सारिम भाई का फोन आ गया और फोन रिसीव करते ही जो खबर उसे सुनने को मिली थी उसने शांजल को हिलाकर रख दिया था। सिफ्ते हसन का एक्सीडेंट हो गया था और वो मौका पर ही जान बहक हो गए थे।
यकीनन ताहरा फूफो ने फोन पर अंकल की डेथ की खबर सुन ली थी, तभी तो उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचा था। ये सारिम को उसने फूफो के बारे में बता दिया था। शांजिल को समझ में नहीं आ रहा था कि परीशे को ये खबर कैसे सुनाए। बुरहान लगारी के घर में एक कोहराम मच गया था। फरहीन, शहला और परीशे का रो रो कर बुरा हाल था। परीशे तो बार बार बेहोश हो रही थी, हर आंख अश्कबार थी। एक तरफ बहनोई की मौत तो दूसरी तरफ मौत के मुंह में पड़ी बहन। बुरहान लगारी के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, तो ऐसे में वो कैसे इन तीनों को दिलासा दे पाते। उन पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। समीना ने ही उन तीनों को संभाल रखा था। मुमानी, अब्बू से कहिए ना, वो मेरी बात सुने, वो तो मेरी बात नहीं सुन रहे। अपनी परी से बोलते, उठिए अब्बू, आपकी परी आपको बुला रही है। परी शे बेकाबू हुई जा रही थी। जब जनाजा उठाया गया तो क्यामत का सा समा था। परी नंगे सर बाहर की तरफ भागी थी और बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई थी। ताहिरा को होश आ गया था, पर उनकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। उनका सुहागी सलामत न रहा था। उनकी बेटियों के सर से बाप का साया उठ गया था। उन्हें फरहीन और शहला की तो परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने घर बार की थी, मगर परीशे की फिक्र उन्हें खाए जा रही थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे अब वो और जिंदगी का साथ ना निभा पाएंगी। जब भी उन्होंने होश में आते ही परी को पुकारा था, जिस पर समीना ने फौरन परी को अंदर भेज दिया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मरीज के पास एक से ज्यादा अफराद को रुकने की इजाजत नहीं है। अम्मी, परीशे अंदर आकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली तो ताहिरा ने आंखें खोली। अम्मी देखिए, आपकी परी आ गई है। आपने बुलाया था ना मुझे, कहिए क्या कहना है। परी, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगी बेटा? ताहिरा ने अपने हाथ का दबाव उसके हाथ पर डाला। अम्मी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। आप जानती है ना कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। परी बेटा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि बेटा तुम अब कोई जिद नहीं करोगी। ताहिरा बमुश्किल बात कर पा रही थी। प्लीज बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। शांजल से शादी के लिए हाँ कह दो। अपनी माँ की बात नहीं मानोगी बेटा? मेरे पास टाइम नहीं। देखो बेटा, मेरे पास पता नहीं अब और जिंदगी है या नहीं, पता नहीं कब ये सांसें साथ छोड़ जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें महफूज हाथों में सौंप जाऊं। बोलो परी, मानोगी ना मेरी बात? करोगी ना शांजल से शादी? ताहिरा को बहुत जल्दी थी उसका जवाब जानने की। प्लीज अम्मी जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी, मगर ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे हमें तकलीफ हो। वादा करो मुझसे कि तुम शांजल से शादी करोगी। वो पूरी तरह से मुतमईन होना चाहती थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं शांजल से शादी करूंगी, लेकिन प्लीज आप ठीक हो जाएं। जाओ अपनी मुमानी को अंदर भेजो। परी उनके कहते ही बाहर आई थी और समीना को अंदर भेज दिया था। अंदर उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बात हुई थी, वो नहीं जानती थी, पर समीना मुमानी ने बाहर आते ही शांजल का पूछा था, जो इस वक्त घर गया हुआ था। सारिम, शांजल को फोन करो कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, और हाँ, जल्दी से काजी वगैरह का इंतजाम करो। तुम्हारी फूफो चाहती हैं कि परीशे और शांजल का निकाह कर दिया जाए, इसलिए 1 घंटे के अंदर सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। परीशे वहां खड़ी सिर्फ हैरान नजरों से मुमानी को देख और सुन रही थी। क्या मम्मा को इतनी जल्दी है मुमानी? ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। और रोते हुए उनके पास आकर बोली थी, बेटा अगर ताहिरा ऐसा चाहती है तो हमें ऐसा करना ही होगा। हो सकता है उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने से ही उसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। अगर ऐसा सच में हो जाए तो उससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। वो उसे लगाते हुए बोली थी। वो रो दी थी। कल तक वो कितने दावे से शांजल से कह रही थी कि वो उससे शादी नहीं करेगी, और आज उससे उसका निकाह हो रहा था। किस्मत ने कैसा खेल खेला था, आज वो खुद ही अपनी जिद का गला घूंटने पर मजबूर हो गई थी। शांजल आ चुका था और उसके आने के ठीक 15 मिनट बाद उनका निकाह हो रहा था। निकाह नामे पर साइन करते वक्त एक पल के लिए उसके हाथ कपकपाए थे, और फिर अम्मी की खुशी का सोचकर उसने निकाह नामे पर साइन कर दिए थे। वो जानती थी कि शांजल ने अम्मी के सामने इस ख्वाहिश का इजहार सिर्फ उससे बदला लेने के लिए किया था, मगर अब ये उसकी माँ की ख्वाहिश थी और अपनी माँ की खुशी पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ताहिरा अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप कर खामोशी से रात के न जाने कौन से बहर मुल्क के अदम सुधार गई थी। वो तीनों तो अभी सिफ्ते हसन की जुदाई से ही संभल नहीं पाई थी कि अब ताहिरा भी उन्हें छोड़ गई थी। परीशे को तो जैसे सकता ही हो गया था। ना तो रो ही रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी। सबने उसे रुलाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो खाली नजरों से बस सबको देख रही थी। यहाँ तक कि
جب جنازہ اٹھایا گیا تب بھی اس کے منہ سے ایک سسکی تک نہ نکلی تھی۔ سبھی اس کی حالت پر پریشان تھے۔ مما، مجھ سے پری کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ نے دیکھا؟ ایک آنسو تک نہیں ٹپکا اس کی آنکھوں سے، نہ ہی وہ کچھ بول رہی ہے۔ ہم سب نے ہی کوشش کر لی ہے، اسے بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے مما۔ اسے اگر کوئی رلا سکتا ہے تو وہ ہے شانزل۔ پلیز مما، آپ شانزل کو اس کے پاس بھیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اسے ضرور اس حالت سے نکال لائے گا۔ فرحین سمینا کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ پری شے ساریہ کے کمرے میں تھی۔ ساریہ ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھیجتی ہوں شانزل کو پری کے پاس، لیکن تم بھی تو صبر سے کام لو، اور پھر تمہیں اپنے ساتھ ساتھ شہلا اور پریشی کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور یہ کیا، حمزہ روئے جا رہا ہے۔ چلو اٹھو، بھوک لگی ہوگی اسے، جاؤ جا کر اسے دودھ پلاؤ۔ چلو اٹھو، شاباش، میں دیکھوں شانزل کہاں ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے خود بھی شانزل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔